आज हम बायोटेक्नोलॉजी और प्रोसेसेस का चैप्टर कवर करने वाले हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी के सारे लाइंस मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में या फिर डेफिनेशन के फॉर्मेट में कवर किया है। सारे सेम टू सेम लाइन उठा के लिया है ताकि हम इजीली कम समय में ज़्यादा कर सकें। एंड वी आर गोइंग टू सारे पॉइंट्स बाय हार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी में है। तो अगर बुक साथ में लेके बैठो तो अच्छा है ताकि आप साथ में देख सको कि कहाँ से पॉइंट्स लिए हैं। तो फर्स्ट, बायोटेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग, लाइव ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं या फिर उनके एंजाइम्स को यूज़ करते हैं ताकि हमें यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिल सके। ओके, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का पहला यूज़ है। आगे बायोटेक्नोलॉजी के लिए एक डेफिनेशन दिया था बाय यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। उन्होंने कहा था कि हम नेचुरल साइंस और ऑर्गेनिजम्स, उसके सेल्स, उसके पार्ट्स, ये सारे को इंटीग्रेट मतलब साथ में मिलाएंगे और उनके मॉलिक्यूलर एनालॉग्स को मिलाएंगे। तो इसे ही बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन स्टैंडर्ड माना गया था। ओके, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स। उसके अलावा मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के दो पार्ट्स होते हैं। पहले तो जेनेटिक इंजीनियरिंग होता है और दूसरा बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में सिंपल हमेशा जो देखते हैं वेक्टर जो रहता है उसके साथ हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाल के होस्ट में इंट्रोड्यूस करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, यहाँ पे ना हम स्टेराइल एनवायरनमेंट रखते हैं ताकि जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, जैसे कि जो भी एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन हो रहा है तो वहाँ पे कोई बैक्टीरिया आके ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट रहे। तो स्टेराइल एनवायरनमेंट मेंटेन करना ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग का पार्ट है। उसके बाद आता है 1963 में दो एंजाइम्स थे जो ई कोलाई में डिस्कवर हुए थे। एक था जो CH3 ग्रुप, CH3 मतलब मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहा था डीएनए पे, और दूसरा था जो डीएनए को कट कर रहा था। इसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहा गया था। जो पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर किया गया था वो था हाइंड 2, और 5 सालों के बाद इसे हमने आइसोलेट करके कैरेक्टराइज मतलब उसके जो भी फंक्शंस है उसके बारे में जांच की। आगे देखें तो जो 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कहाँ से मिले, 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन्स। तो याद रखना है 900 जो है वो 230 बैक्टीरियल स्ट्रेन से हमें ऑब्टेन हुए। उसके अलावा ये जो नाम है EcoR1, ये टोटल नाम में जो लेटर्स है उसका सिग्निफिकेंस है। जो E लेटर है उसका मतलब होता है जीनस, CO का मतलब होता है स्पीशीज, ओके दैट इज कोलाई। E मतलब एस्चेरेशिया, CO मतलब कोलाई। R जो है वो इंडिकेट कर रहा है वो बैक्टीरिया का स्ट्रेन, और ये जो रोमन नंबर में लिखा है वो क्या डिक्टेट कर रहा है, वो ऑर्डर इन विच ओके द एंजाइम वाज आइसोलेटेड फ्रॉम दैट स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब कौन से एंजाइम का आइसोलेशन हुआ था, कब, ऑर्डर जो सीक्वेंस रहता है उसके हिसाब से नंबर दिया गया है। इसके अलावा आगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात की है। ये जो है पैलेंड्रोम सीक्वेंस को रिकग्नाइज करता है। पैलेंड्रोम मतलब जो लेफ्ट से राइट पे पढ़ेंगे तो भी सेम होगा और राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी सेम होगा, क्योंकि लेटर्स का अरेंजमेंट वैसा दिया गया है। आगे अगर देखें तो अगर हम दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में कट बिटवीन सेम टू बेस पेयर्स ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है जहाँ पे कह रहे हैं कि जो अगर ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड है तो यहाँ पे अगर ATGC अगर हम कंसिडर करें, यहाँ पे अगर A रहा, T रहा, G रहा, C रहा, ये एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो इसके बीच में कट कर देता है ताकि यहाँ पे सपोज CA और TGC ऐसे सेपरेट कर देता है। तो यहाँ पे जो सीक्वेंस रहेगा वो इसका जस्ट ऐसा रहेगा, इसे कहते हैं पैलेंड्रोम सीक्वेंस, जस्ट ऑपोजिट। तो यहाँ पे जैसे कट हुआ ये वैसे, सो कट ऑन दी क्या बोला, कट बिटवीन द सेम टू बेस पेयर्स, तो ये दोनों सेम टू बेस पेयर्स के बीच में कट होता है ऑन दी ऑपोजिट स्ट्रैंड, तो ये एक स्ट्रैंड और ये एक स्ट्रैंड इन देयर शुगर फॉस्फेट बैक बॉन्ड्स। ओके, उसके अलावा आगे अगर देखें तो वेक्टर्स की बात की है। वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स जो है ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स होते हैं। दो टाइप के होते हैं, बैक्टीरियल प्लाज्मिड या फिर बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियल प्लाज्मिड जो है अपना कॉपी नंबर 1 से 2 तक ही रखता है या फिर 15 to 100 कॉपीज हो सकते हैं। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। इनका वायरल कंपोनेंट निकाल के हम यूज़ करते हैं वेक्टर्स की तरह। इनका कॉपी नंबर काफ़ी हाई होता है, दैट इज़ वेरी हाई कॉपी नंबर। आजकल जो है हम कैसे टाइप के वेक्टर्स यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो वेक्टर्स जो ईजीली लिंक हो, मतलब वेक्टर जो है ईजीली
हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ लिंक हो जाए, इससे फ़ायदा होता है। या फिर ऐसा वेक्टर यूज़ करते हैं जिससे हम रिकॉम्बिनेंट स्पीशीज़ को नॉन रिकॉम्बिनेंट से इजीली डिफरेंशिएट कर सके। आगे जो है ये ओराई। ओराई मतलब एक ऐसा रीजन जहाँ पे एक वेक्टर अगर देखें, ओके, वेक्टर ऐसा होता है, ये सपोज इसका रीजन ऑफ ओराई है, यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अगर रखा, ओके, तो ही ये मल्टीप्लाई होगा होस्ट में जाके। लेकिन अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं ओराई पे रखा तो कॉपी नंबर, कॉपी मतलब कितना नंबर टाइम ये प्रोड्यूस होने वाला है वो होस्ट में जब जाएगा। कॉपी नंबर कंट्रोल ऑफ द लिंक्ड डीएनए, लिंक्ड मतलब ये जो डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए लिंक करने वाले हैं उसके बारे में। तो वो कौन कंट्रोल करेगा? रीजन ऑफ ओराई जो वेक्टर पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद सिलेक्टेबल मार्कर। सिलेक्टेबल मार्कर जो है ये क्या हेल्प करता है? ये ट्रांसफॉर्मेंट्स और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को डिफ्रेंशिएट करता है। अभी ट्रांसफॉर्मेंट्स मतलब क्या? ट्रांसफॉर्मेंट्स ऐसे स्पीशीज होते हैं जहाँ पे प्लास्मिड की एंट्री होस्ट में हो जाती है। अभी अगर हम डिटेल में देखें तो पहले तो एक होता है वेक्टर, ओके, ये वेक्टर जो है ये प्लास्मिड हो सकता है, बैक्टीरियोफेज हो सकता है, जो भी चाहिए वो कंसिडर करो, ओके। और दूसरा जो होता है वो होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके। ये जो है ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है। वेक्टर में हम ऐसे कुछ रीजन्स में, ये जो रीजन है सपोज ये रीजन में हमने छेद कर दिया और रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट कर देते हैं, तभी क्या हो जाता है? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिल जाता है। तो ये जो है, ओके, इसका हम एंट्री करवाते हैं। एक सेल है, ओके, सपोज ये सेल है, इस सेल में इसकी एंट्री हो जाती है, तो ये सेल क्या हुआ? ये रिकॉम्बिनेंट हुआ, ओके। कभी कभार ऐसे भी हो जाता है, ओके, ये सपोज सेल है, लेकिन यहाँ पे जो है वेक्टर जो है पूरा का पूरा गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ, मतलब प्लास्मिड गया है, वेक्टर या फिर प्लास्मिड, तो ये ट्रांसफॉर्मेंट है, ओके, ये ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन एक और केस होता है जहाँ पे दोनों नहीं जाते, ये भी नहीं रहता ये भी नहीं रहता, तो वो कंडीशन होता है नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ओके, जहाँ पे प्लास्मिड ही नहीं जाता। और नॉन रिकॉम्बिनेंट मतलब ये वाला कंडीशन जहाँ पे प्लास्मिड जाता है लेकिन उसके साथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए अटैच्ड नहीं जाता। तो यही कह रहे, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब प्लास्मिड या फिर वेक्टर कहो, उसकी होस्ट में एंट्री होना। क्लोनिंग साइट्स ऐसे रीजन है जहाँ पे क्लोनिंग होता है, जहाँ पे मल्टीपल कॉपीज ओरिजिनेट होता है। हम क्या प्रेफर करते हैं कि एक से ज़्यादा रिकॉग्निशन सीक्वेंस ना हो, कम से कम एक ही हो। रिकग्निशन सीक्वेंस ऐसे जगह है जहाँ पे हमारा जो अगर हम प्लास्मिड कहें, यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होना है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आके ब्रेक डाउन करने वाला है जो कैंची होती है, ओके, तो अगर वो काटने वाला है ये जगह, तो ऐसा ना हो कि वैसा ही और एक रीजन हो, तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होगा, काफ़ी ज़्यादा जगह पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए अटैच हो सकता है वेक्टर पे। इसलिए एक से ज़्यादा हम प्रिफर्ड नहीं करते रिकग्निशन सीक्वेंस प्लास्मिड या फिर वेक्टर में। इसके अलावा यहाँ पे देखो ये PBr322, ओके, तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर दिया है इसे काफ़ी अच्छे से याद रखना है। यही डायग्राम से हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे जिसमें रिकॉम्बिनेशन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। पहले तो ये एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस होता है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये दोनों जो है ये क्या होते हैं? ये होते हैं सिलेक्टेबल मार्कर, जो ट्रांसफॉर्मेंट हुआ या नहीं पता चलता है। अभी सपोज हमने सपोज ये था हमारा फॉरेन डीएनए, ओके, ये फॉरेन डीएनए को हमने डाला BAMH1 मतलब ये जगह पर, इसे यहाँ पे डाला। तो एक रूल होता है, जिस जगह पर हमने फॉरेन डीएनए डाला उस जगह का ये रेजिस्टेंस वाला काम नहीं करता, मतलब अभी वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट नहीं होगा। तो अभी जो हमारा प्लास्मिड हुआ वो ऐसा हुआ, और ये टेट्रासाइक्लिन में क्या होगा? रेजिस्टेंट नहीं होगा। तो अगर टेट्रासाइक्लिन में डालेंगे तो ये क्या होगा? मरेगा। लेकिन एम्पिसिलिन में वो रेजिस्टेंट होगा, ओके। तो अभी हमने जो प्लास्मिड बनाया वो इस टाइप का है, जिसमें हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए डाला BAMH1 साइड पे, इसलिए उसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट चला गया। अभी क्या हुआ? हमने यहाँ पे देखो फॉरेन डीएनए जो था उसने BAMH1 साइड पे लाइगेट किया, तो क्या हुआ? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस इज लॉस्ट। अभी हम क्या करेंगे? इसे एम्पिसिलिन में ग्रो करेंगे, ओके। ये जो है, ओके, ये
सपोज ऐसे भी टाइप के होंगे कोई और, ओके। और इसे अगर हम एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे तो सर्वाइव वही करेंगे जिसमें प्लाज्मिड है, ओके। ये जो अगर सेल देखे तो इसमें अगर प्लाज्मिड होगा तो इसमें एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट होगा, और एक सेल होगा जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी है और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट भी है, ये भी सर्वाइव करेगा। लेकिन होस्ट सेल जो सर्वाइव नहीं करेगा वो वही होगा जिसमें प्लाज्मिड नहीं है, ओके। प्लाज्मिड नहीं है मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट नहीं है, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। तो क्या पता चल रहा है, अगर हम एम्पीसिलिन में ग्रो करेंगे तो जो सर्वाइव करेंगे वो कैसे होंगे, वो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। लेकिन अब तक हमें पता नहीं चला कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। बाद में हम प्लेट करेंगे, प्लेट मतलब ये ही इसका ही कॉपी एक और सब्सटेंस पे निकालेंगे, क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट होंगे वो डेड होंगे, राइट, मर जाएंगे। इसलिए हम उसका प्लेटिंग कर देते हैं। प्लेटिंग करने से जो दो कॉपीज बन जाते हैं, तो एक पे हम ट्रायल कर सकते हैं और एक को हम बच के रख सकते हैं। तो जो ट्रायल करने के बाद पता चलता है उससे हम ओरिजिनल में चेंजेस ला सकते हैं। देखो क्या लिखा है। फाइनली वी हैव टू प्लेट ऑन टेट्रासाइक्लिन। जब हम टेट्रासाइक्लिन में प्लेट करेंगे तो क्या होगा, ये जो सेल है इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है या नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे होस्ट डीएनए डाला था BAMH1 साइड जहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट था, तो इसलिए यहाँ पे ये टेट्रासाइक्लिन में मर जाएगा। अभी ये वाला तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अभी आएगा ही नहीं यहाँ पे, और जो सर्वाइव करेगा वो है ये वाला, ओके। ये नॉन रिकॉम्बिनेंट जो है वो सर्वाइव करेगा, और ये है रिकॉम्बिनेंट जो सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए जो रिकॉम्बिनेंट सर्वाइव नहीं करते इसलिए प्लेटिंग करते हैं, जिससे हम ओरिजिनल में और सर्वाइव कर रिकॉम्बिनेंट को सर्वाइव करने के लिए रखेंगे और नॉन रिकॉम्बिनेंट को वहाँ से निकाल देंगे। इसमें प्लेटिंग करने की वजह से 2 बार ऐसे काम करना पड़ रहा है, तो इसलिए सिंपल करने के लिए एक और मेथड लिया था जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम यूज़ किया था। ये जो एंजाइम है ये कलर देता है। अब ये देखो, ये था हमारा वेक्टर प्लाज्मिड, यहाँ पे था हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अभी क्या होता है कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए डालते हैं ऐसी जगह पर जहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होता है, तो क्या होगा, अभी ये हमें पता, जब भी डीएनए वो जगह पर रखते हैं तो उस रीजन का काम खत्म हो जाता है, मतलब वो कलर नहीं दे पाएगा, ओके। जो रिकॉम्बिनेंट होगा वो कलर नहीं दे पाएगा, तो इसीलिए इसे कलर नहीं देगा मतलब रिकॉम्बिनेंट पता चलता है, और अगर कलर देगा तो नॉन रिकॉम्बिनेंट। तो यहाँ पे प्लेटिंग की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कलर देख के ही पता चलेगा कि वो रिकॉम्बिनेंट है या नहीं। आगे जो है एग्जाम्पल्स हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस, ये जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया या फिर पैथोजन कहे तो ये डाइकॉट प्लांट्स में पैथोजन है। इसका जो TDNA है ये ट्रांसफ़र करता है, ओके। और यहाँ पे ट्यूमर सेल्स को ये प्रोड्यूस करता है प्लांट्स में। यहाँ पे प्लाज्मिड जो प्रेजेंट होता है ये TI प्लाज्मिड होता है, जो इस टाइप का DNA ट्रांसफ़र करके प्लांट्स में ट्यूमर फॉर्म करता है। लेकिन हम क्या करते हैं, ये प्लाज्मिड को मॉडिफाई करते हैं ताकि ये हमारे लिए काम करे, ना कि ट्यूमर बनाए प्लांट्स में, ओके। तो हम अच्छे प्रोडक्ट्स जो है ये प्लाज्मिड के दौरान ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब ये प्लाज्मिड में क्या लिंक करते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA लिंक करते हैं वापस से, और उसके बाद होस्ट में इंट्रोड्यूस कर देते हैं। उसके अलावा एनिमल्स में एक वायरस होता है, वो है रेट्रोवायरस। ये जो है कैंसर सेल्स करवा देता है, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करने का काम करता है एनिमल्स में। लेकिन हमने इसे भी मॉडिफाई करके अच्छा एक वेक्टर बनाया है जिससे हम अपने फ़ायदे के लिए सेंड कर सकते हैं। अभी आगे के अगर पॉइंट्स देखें तो यहाँ पे देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करता है, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन को परमिट करता है। उसके अलावा प्लाज्मिड की बात करें तो ये ऑटोनॉमसली ओके, यहाँ पे ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद से ही रेप्लिकेट कर सकता है। उसके अलावा उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ओरिजिनल DNA के बावजूद भी ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA ये होता है। उसके अलावा एक और डिस्कवरी की बात की है 1972 में, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बॉयर, ये 2 साइंटिस्ट की बात की है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, ओके, इसका जो प्लाज्मिड रहता है, ओके, इसका प्लाज्मिड लिया था या फिर वेक्टर कहो,
और एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन लिया था। इन दोनों को मिक्स करके बनाया था रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड, मतलब ये है प्लास्मिड और ये है जीन, मिला के बनाया था रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड। ये रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड ये लोग ने डाला था ई कोलाई बैक्टीरिया में। ओके, तो ये एक फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे पहली बार देखा था। अभी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड देखो। डीएनए जो है ये नेगेटिवली चार्ज होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ये पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ चला जाता है, लेकिन यहाँ पे मूवमेंट होता है बाय सीविंग इफेक्ट। सीविंग इफेक्ट मतलब ये कूद कूद के जाता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइज। साइज के बेसिस पे सेपरेशन होता है, ना कि चार्ज। मतलब सबसे छोटा जो डीएनए है वो सबसे पहले एनोड के पास जाएगा, लेकिन जो भारी भरकम है वो काफ़ी स्लो है। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं मैराथन की तरह जो सबसे छोटा है वो जल्दी जा रहा है और जो बड़ा है वो काफ़ी स्लो है। यहाँ पे जो जेल यूज़ होता है या फिर मैट्रिक्स यूज़ होता है, ये देखो ये एनोड रहा तो ये डीएनए रहते हैं, यहाँ पे पूरा डीएनए से डालते हैं और ऐसे डीएनए जो छोटे रहते हैं साइज में वो पहले पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल जो जेल डाला है वो एगेरोस होता है, और यहाँ पे लिखा है जो मैट्रिक्स होता है वो एगेरोस होता है। इट इज़ नेचुरल पॉलीमर ऑफ सीवीड्स। ओके, उसके अलावा यहाँ पे साइज के बेसिस पे सेपरेशन सीविंग इफेक्ट वो खत्म हुआ। लेकिन हम जब डीएनए को ऑब्टेन करते हैं एनोड पे तो हमें वो दिखाई नहीं देते, इसलिए हम इथेरियम ब्रोमाइड जैसे सोल्यूशन से उसे रखते हैं और एक्सपोज करते हैं यूवी रेस में, तभी ही हमें ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड्स दिखाई देते हैं जो होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स। आगे अगर देखें तो एल्यूशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम डीएनए का जो बैंड्स है उसे हम एगेरोस से कट आउट करके जेल से निकाल देते हैं, इसे एल्यूशन कहते हैं। अगर डीएनए होस्ट में लेना है, अभी देखा था होस्ट के अंदर अगर हमें ये डीएनए जो है प्लास्मिड के साथ एंट्री करवानी है तो क्या क्या करना पड़ेगा। डीएनए हाइड्रोफिलिक है, मतलब वाटर को लविंग है। ओके, इसके वजह से इजीली एंट्री नहीं होती, तो क्या करते हैं स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाई वेलेंट केटाइन लेते हैं जैसे कि कैल्शियम। इससे क्या होता है बैक्टीरियल वॉल सेल वॉल के पोर्स ओपन हो जाते हैं। उसके बाद हम ये सेल्स को जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए के साथ, ये जो सेल है और ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये दोनों साथ लेके इंक्यूबेट करते हैं, जिससे आइस पे रखते हैं। बाद में गर्म 42 डिग्री सेल्सियस वापस से आइस, तो ये क्या हो रहा है हीट शॉक दे रहे हैं, उसकी वजह से सेल्स ऑटोमेटिकली ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए को अंदर ले लेता है। थर्ड मेथड होता है एनिमल्स में जो है माइक्रो इंजेक्शन, न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल्स के अंदर डायरेक्टली डाल देते हैं। फोर्थ मेथड है प्लांट्स में, यहाँ पे बायोलिस्टिक या फिर जीन गन होता है। यहाँ पे गोल्ड या फिर टंगस्टन के माइक्रो पार्टिकल्स हम लेते हैं और हाई वेलोसिटी से इसे शूट कर देते हैं, प्लांट्स के सीधा सेल के अंदर चला जाता है वो पार्टिकल। लास्ट है डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर, ये अभी देखा था जैसे कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस जो डाइकोट प्लांट में ट्यूमर करवा रहा था, उसका जो टीआई प्लास्मिड का काम लेके हमने उसे अपने काम के लिए यूज़ किया। वैसे ही एनिमल्स में रेट्रोवायरसेस को जो कैंसर प्रोड्यूस कर रहा था उसे भी हमने मॉडिफाई किया, तो डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर से भी हम ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अभी जो एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो क्या कर रहा था, वो बेसिकली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है इसका काम चेक करने में एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काफ़ी इंपॉर्टेंट काम होता है। इसके अलावा जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन अगर हम देखें तो कैसे करते हैं, पहले सेल को ब्रेक ओपन करना होता है। अगर बैक्टीरियल सेल हो तो लाइजोजाइम, प्लांट में सेल्यूलेस और फंगाई में काइटिनेज की यूज़ होती है। आरएनए अगर रहता है, प्रोटीन रहता है, तो हम ये सारे यूज़ करके उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे डीएनए नहीं यूज़ करते क्योंकि हमें डीएनए ही ऑब्टेन करना है, तो उसे ब्रेक डाउन क्यों करें। उसके अलावा यहाँ पे प्योरीफाइड डीएनए पीपीटी जो मिलता है उसे कैसे ऑब्टेन करते हैं, बाय एडिशन ऑफ चिल्ड इथेनॉल ऐड करके। जो सोर्स डीएनए था, ओके, ये जो डीएनए था और ये वेक्टर था, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो एंजाइम होता है वो लाइगेस होता है। अभी जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की बात करें वो है पीसीआर। ओके, ये जो प्रोसेस है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उनमें 3 स्टेप्स है, डीनेचुरेशन, अनिलिंग एंड एक्सटेंशन, ये डायग्राम में दिया है। और यहाँ पे 30 जो साइकिल है वो 1 बिलियन टाइम एम्पलीफाई करवाता है, ये भी डायग्राम में मेंशन किया है एनसीईआरटी में। आगे अगर देखें तो पीसीआर साइकिल जो है ये इन विट्रो है, मतलब आउटसाइड लेबोरेटरी में करने वाला प्रोसेस।
यहाँ पे 2 सेट ऑफ प्राइमर्स यूज़ करते हैं। प्राइमर्स क्या होते हैं? छोटे केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए के रीजन्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं या फिर उसके ऑपोजिट चिपक लेते हैं, ओके, स्ट्रैंड्स के। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो एक ऐसा पॉलीमरेज लेते हैं हम जो टेम्परेचर को, काफ़ी हाई टेम्परेचर को सह सके। तो ये बैक्टीरिया थर्मस एक्विटिकस से हमें ऑब्टेन हो जाता है। उसके अलावा इसका काम क्या होता है? पॉलीमरेज का ये एक्सटेंड करता है पॉलीमर यूजिंग न्यूक्लियोटाइड प्रोवाइडेड इन द रिएक्शन एंड जीनोम एंड डीएनए को हम टेम्पलेट की तरह यूज़ कर देता है। मतलब अगर ये डीएनए है तो यहाँ पे अगर प्राइमर अटैच हुआ तो उसके आगे जो प्रोड्यूस करता है स्ट्रैंड, ओके, इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये डीएनए पॉलीमरेज का काम होता है, ओके। इसके अलावा हम रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की बात करें, अभी हमने देखा कि जीन से हमें कभी प्रोटीन ऑब्टेन होता है बाय ट्रांसक्रिप्शन वगैरह प्रोसेस। तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन जो है ये एक ऐसा प्रोटीन है, ओके, एनी प्रोटीन एनकोडिंग जीन जो होस्ट हमने अगर ये होस्ट था इसमें हमने डाल दिया तो इसमें अगर ये काम कर रहा है, सपोज ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट है या फिर एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट दिखा रहा है होस्ट, मतलब ये हमने डालने की वजह से ये ऐसे फीचर्स दिखा रहा है, मतलब ऐसे प्रोटीन्स इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। then ये प्रोटीन एनकोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट। हेटेरोलोगस मतलब कोई और होस्ट जिसमें हमने डाला है। अगर हम देखें सेल्स जो जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ है, जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब ये सेल्स जिसमें ये जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे हम 2 तरीके से फ़ायदा ले सकते हैं। एक तो स्मॉल स्केल जहाँ पे लेबोरेटरी में हमें फ़ायदा मिल सकता है, या फिर हम कंटिन्यूस कल्चर सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे कंटिन्यूसली काम होता है, हम फ्रेश मीडियम डालते रहते हैं और ड्रेन मतलब बाहर भी निकालते रहते हैं साथ में। तो यहाँ पे काफ़ी फास्ट जो काम होता रहता है, लॉग या फिर एक्सपोनेंशियल, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम होता है, आगे बढ़ता रहता है। तो ये 2 मेथड हैं। उसके अलावा अगर हम देखें बायो रिएक्टर के बारे में, तो बायो रिएक्टर एक ऐसा सिस्टम है जिसका स्टोरेज दिया है 100 to 1000 लीटर। कॉमनली यूज्ड स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर होता है। यहाँ पे हम रॉ मटेरियल डालते हैं और अगर बायो रिएक्टर में डाल देते हैं तो हमें स्पेसिफिक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। स्टर्ड टाइप बायो रिएक्टर जो है इसके फीचर्स देखें तो ये सिलेंड्रिकल हो सकता है, ओके, ऐसा सिलेंड्रिकल हो सकता है या फिर कर्व्ड हो सकता है, ओके। उसके अलावा स्टरर जो है ट्यूब रहता है, यहाँ पे इवन मिक्सिंग मतलब एक अच्छे से मिक्स करने वाला मिक्सचर रहता है और ऑक्सीजन का अवेलेबिलिटी इंक्रीज करता है। एजिटेटर सिस्टम प्रेजेंट होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम प्रेजेंट होता है, फोम कंट्रोल करने वाला सिस्टम, पीएच, टेम्परेचर कंट्रोल और सैम्पलिंग पोर्ट्स, ये सारे ये स्टर्ड टैंक में प्रेजेंट होते हैं। फाइनल पॉइंट जो देखना है वो बेसिकली है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में 3 स्टेप्स होते हैं, सेपरेशन, प्योरिफिकेशन, प्रिजर्वेशन, एंड लास्ट जो है वो है क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग। तो ये सारे पॉइंट्स थे एनसीईआरटी के। अगर कोई भी पॉइंट्स ऐसे लगा जो कवर नहीं है तो ज़रूर बताइए, और अगर आपको लगे कि एनसीईआरटी के लाइन्स ही कवर करने हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आई वुड डेफिनेटली ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट।